I feel extremely sad and upset to see what's happening in Bangladesh to our Hindus and Hindu temples, especially ISKCON and ISKCON devotees. Continuous attacks on Hindu temples are going on. Safety and security of Hindu minorities are under threat. They are facing atrocities under the hands of radicals. ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is established all over the world. Nearly 1,000 centers are there today. They are known for spreading Vedic culture all over the world and spreading Krishna consciousness and peace. And they are doing a great, wonderful work for humanity. I am a Krishna Bhakt myself and a devotee of ISKCON. कृष्ण हमारे हृदय में हैं और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूँ और इस सदन में हूँ। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात उसे मैं पीड़ित हूँ और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूल स्थान है बांग्लादेश। उनके बिताए हुए बहुत सारे स्थान कृष्ण अभी मंदिर बन चुके हैं सदियों पहले से, इसीलिए वहाँ पर आप बांग्लादेश में बहुत सारे मंदिर देख सकते हैं। I have to complete it. Please give me time. Please, you must complete. Yes, I am doing it. Because I have given you 1 minute. So that's why you have already taken. कृष्णदास जी जो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके विरोध शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर बांग्लादेश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। रंगनाथ श्याम सुंदर दास और रुद्रपति केशव दास, इन दोनों डिवोटी ने जो चिन्मय दास जी को जेल में दवाई देने के लिए गए थे, उनको भी अरेस्ट करके उनके साथ भी अत्याचार किया। आपकी बात आ गई। इस बीच कई लोगों पर बांग्लादेश से भारत आने पर रोक लगा दी गई है। सैकिया जी आपका भी इसी I have to finish it. Please let me say. ये हिंसा, अत्याचार और धर्म का ये अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। ये विदेश नीति का विषय नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है और कृष्ण भक्ति के भाव से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार से मैं आशा करती हूँ वो जल्द से जल्द इस जितने भी हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। दिलीप सैकिया जी, मेरे क्षेत्र मथुरा के बहुत सारे मिस कंगना रनावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा प्रस्तावित इस बिल का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही कहते हैं कि सरकार का काम होना चाहिए जो लोगों के जीवन में सरलता लाए, चाहे वो लॉज हो, ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार के दफ्तर हों, उनके लिए वो एक्सेसिबल होने चाहिए और उनके लिए जो है वो किसी तरह का स्ट्रेस जनरेट ना करें और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। निश्चय ही ये जो बिल है इस उद्देश्य में जो है वो सफल होता है और इसके अंतर्गत जो है 1905 में जो रेलवे बोर्ड एक्ट था उसको 1989 में जो रेलवे एक्ट है उसमें क्लब किया जा रहा है। निश्चय ही इस तरह के जो एक सिंगुलर लॉ बनाकर जो है वो आई फील कि हमारे जो साधारण मानवीय हैं उनके लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, इसीलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी रेलवे बोर्ड, जिसको डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट्स के जो हर्डल्स होते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि दफ्तरों के चक्कर लगाने या लोगों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क भेजना, आई थिंक इससे भी उनको जो है वो छुटकारा मिलता है। ये डायरेक्टली जो है सेंटर के अंडर जो है रेलवे बोर्ड को लिया जा रहा है, इसका भी मैं पूरा स्वागत करती हूँ।
और उसके साथ ही वंदे भारत की जो हमारी जो ट्रेन्स हैं वो हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा एक प्रभावशाली उदाहरण एक चिन्ह बनकर आई हैं सामने। और जब 68 वंदे भारत जो है भारत को दी गई थी तो उसमें से एक वंदे भारत हमारे हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को भी दी गई थी, ऊना शहर में। उसके साथ ही मैं जानती हूँ कि हिमाचल बहुत ही एक दुर्गम क्षेत्र है, मगर जिस तरह से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर हो गया या और पहाड़ी इलाके हो गए, उनमें जो है इतने ज़्यादा रेल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, उसी के साथ भी हमें भी हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेज हो रहे हैं, रेल का बजट मिला है। शिमला हो गया या धर्मशाला, कांगड़ा और बैजनाथ हो गया, ऐसे ना जाने बहुत सारे जगहों पे, हमीरपुर जैसी जगहों पर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं मंडी क्षेत्र की तरफ लाना चाहूँगी। एक्चुअली मंडी क्षेत्र 60 to 70% ऑफ जो हिमाचल का जियोग्राफिक एरिया है वो मंडी क्षेत्र में ही आता है। और हमारा जो क्षेत्र है उसमें अभी तक इस तरह का ना कोई सर्वे हुआ है ना सुविधा है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर चाहे वो सेंट्रल मंडी अगर दिल्ली से जुड़ता है या चंडीगढ़ या चाहे अंबाला जैसी 2-3 जगहों से भी अगर हमें जोड़ा जाए तो हमारे हिमाचल की जो प्रगति और विकास है उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। और उसके साथ ही मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे मंत्री जी को फॉर 2024 रेलवे अमेंडमेंट बिल। थैंक यू। Related to a sports concession for sports persons, because these sports women and men throughout the country have to travel a number of times to various districts, various states within the country, not just once. And the Ministry of Sports and Youth Affairs has written to the Ministry of Railways on several occasions before and asked them for concessions specifically for sports persons. This is not covered under disabled, or it's not covered under your subsidies that you give everybody, but specifically also for various states the budget for Khelo India has been reduced. With such a background, are you going to specifically give concessions to young people who are participating in sports, who are making our country proud, and give specific sports persons concessions to travel by railways, because they have to do it multiple number of times throughout the year? Honorable Speaker, sir, as I have mentioned earlier, when the cost of providing this service is 100 rupees, the price that we are charging is about 54 rupees, which amounts to 46% subsidy to everybody who is traveling by railways on an average. And the amount of this subsidy is today 56,993 crore. And the sports persons are included in that. श्री दुराई बैको वाइको।